जय हिंद दोस्तों, और मैं अनिरुद्ध पटेल आपके अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम प्रीपोजिशन पे बात करेंगे बेटा। प्रीपोजिशन ग्रामर का एक बहुत बड़ा वास्ट चैप्टर होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। 4 से 5 क्वेश्चन एयरफोर्स और नेवी में जरूर पूछे जाते हैं, जरूर पुटअप किए जाते हैं। तो इसको ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। जहां वीडियो ना समझ में आए एक बार वीडियो पॉज कर लीजिएगा और उसे लिख लीजिएगा। जिंदगी में हमेशा ध्यान रखना मुन्ना, अगर सपने आपके हैं तो साकार आप ही करेंगे। दुनिया के ना हालात आपके साथ होंगे और ना ही लोग साथ होंगे। चलते हैं, बिना समय गंवाए हुए प्रीपोजिशन पे चर्चा करते हैं। अगर वीडियो पसंद है तो इसे लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों तक शेयर करें। अगर ना पसंद है तो डिसलाइक जरूर करें, लेकिन उस डिसलाइक के लिए कमेंट बॉक्स खाली है, वहां कमेंट जरूर करें ताकि हम अपने आप पे सुधार कर सकें। बात करते हैं प्रीपोजिशन की। तमाम ग्रामेरियन की अपनी अपनी अलग अलग परिभाषा है। कुछ लोग कहते हैं प्रीपोजिशन वो शब्द होता है जो किसी वर्ड के पहले पोजीशन जिसकी होती है, जैसे कि इसमें लिखा हुआ है, यहां पर देख सकते हैं प्री और पोजीशन। प्री मीन्स पूर्व, पोजीशन मीन्स दशा या स्थिति। जिस वर्ड की दशा, जिस वर्ड की स्थिति किसी दूसरे वर्ड के पहले होती है उसी को प्रीपोजिशन कहा जाता है, ऐसा लोगों का मानना है। मैं इस बात का समर्थन करता हूं, उससे अलग नहीं जाऊंगा, लेकिन कुछ चीजें मैं आपको सोचने पर मजबूर कर देंगी ऐसी बताऊंगा। यहां पे जैसे आता है वी आर इन द क्लासरूम, आप देख सकते हैं इन शब्द का प्रयोग द क्लासरूम से पहले किया गया है। बेटा आपको पता होगा कि यहां पर आर्टिकल द यूज किया गया है। द का यूज हम तभी करते हैं जब इसके आगे कोई नाउन आया होगा। इसका मतलब है क्लासरूम यहाँ पे नाउन है, और यानी ये इन जो है इस ये जो द क्लासरूम है ये इस इन का एक ऑब्जेक्ट है। दूसरे पॉइंट में आते हैं कि योर बुक इज ऑन द टेबल, आपकी बुक टेबल पर है। ऑन के लिए, ऑन का यूज टेबल के लिए किया गया, यानी टेबल यहां पर ऑन का ऑब्जेक्ट हुआ। इसके बाद फिर आते हैं, यहां पर आप देख सकते हो कि आई वॉन्ट अ पेन टू राइट विद प्रीपोजिशन है, और लिखना किसकी मदद से है? पेन की मदद से। आप सब देखिए यहां पे पेन का यूज यानी विद से पहले उसका ऑब्जेक्ट आ गया है यहां पर। अगला क्वेश्चन, तो यानी यहां पे अपना एक पॉइंट ये गलत हो गया कि जैसा कि हम कहते थे कि प्रीपोजिशन हमेशा किसी वर्ड के पहले आता है, ये बात आते ही तीसरे एग्जाम्पल में गलत हो जाती है। अगला क्वेश्चन फिर आता है व्हाट इज मुंबई फेमस फॉर। फॉर यहाँ पे प्रीपोजिशन है, और जिस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट यहाँ पर व्हाट है, एक इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। अगले क्वेश्चन में देयर इज नथिंग गुड बिटवीन यू एंड मी, आप देख सकते हो यहाँ पर बिटवीन एक प्रीपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट आपका यू है और इसका ऑब्जेक्ट आपका मी है। यहां पर थोड़ा सा बच्चा ध्यान देने वाली बात यह है कि प्रीपोजिशन से प्रोनाउन का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद यानी प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में जो भी प्रोनाउन यूज किया जाएगा वो प्रोनाउन आपका ऑब्जेक्टिव केस में प्रयोग किया जाएगा। तो यहां पर देख सकते हैं ऑफ, जो कि बिटवीन के बाद यू आया है, यू एक ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन होता है। दूसरे नंबर पे आपका मी आया है, मी भी आपका ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन होता है। कई बार इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आगे मैं इसको भी हटा करके डिस्कस करूंगा। इसके बाद दिस वीडियो इज फॉर यू, हिम एंड मी। आप देखिए यहाँ पे फॉर एक प्रीपोजिशन है तो ये भी ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ये भी एक ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और मी भी यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट हो जाएगा। इन 5 या 6 एग्जाम्पल के माध्यम से हमें एक बात पता चलती है कि प्रीपोजिशन जनरली डिमांड करता है एक ऑब्जेक्ट की। तो यहां पे जो पहला मुद्दा निकल के आया वो ये निकल के आया कि प्रीपोजिशन नीड्स एन ऑब्जेक्ट। प्रीपोजिशन को आमतौर पर एक ऑब्जेक्ट की डिमांड होती है। यहां से जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा वो कुछ ऐसे बनेगा, जैसे सी इज सीनियर टू आई। अब कई बार बच्चा ये सोचेगा कि सर यहां पे आई लिखा जाएगा कि मी लिखा जाएगा। यहां उसे प्रॉब्लम इसलिए होगी क्योंकि उसे शायद ये बताया जाता है कि सी इज टॉलर देन आई। जब वो ये पढ़ता है तो उसको टीचर यही बताते हैं कि मैं भी यही बताता हूं कि भाई अगर सब्जेक्ट से कंपेयर होती है तो देन के बाद आप एक नॉमिनेटिव केस ऑफ प्रोनाउन का यूज करें। ये प्रश्न उठता है जनरल तौर पे। तो ये इस क्वेश्चन को देखते हुए यहां पे आपका माथा ठनकेगा, आप सोचोगे कि सर यहां पे टू आई लिखा जाए कि टू मी लिखा जाए। बेटा आपकी जानकारी के लिए बता दूं, देन अपने आप में एक कंजक्शन है।
जबकि टू अपने आप में एक प्रेपोजिशन है। प्रेपोजिशन के बाद जब भी कोई प्रोनाउन लिखा जाएगा वो हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में लिखा जाएगा, इसलिए यहां पर मी लिखना उचित होगा और यहां पे देन के बाद आई लिखना उचित होगा। तो ये चीजें देखना है। जैसे इस तरीके के क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आपसे पूछ लिए जाएंगे। जैसे अगला क्वेश्चन दे दिया जाए, तीसरे नंबर पे लेता हूं, दिस इंस्ट्रक्शन इज फॉर यू एंड स्पेस। अब इस तरह का एयरफोर्स में पेपर आ गया, क्वेश्चन आ गया, और पता है आपसे क्या किया जाएगा, आपसे पूछा जाएगा कि यार यहाँ पे आई लिखोगे, मी लिखोगे, माई लिखोगे या माई लिखोगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सबको पता होना चाहिए आई अपने आप में एक नॉमिनेटिव केस है और फॉर एक प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन हमेशा एक ऑब्जेक्ट की डिमांड करता है, यानी जो हमने पुराने सिद्धांत पढ़े थे कि वर्ब के बाद एक ऑब्जेक्ट आता है, आज हमें यह पता चलता है कि वर्ब के बाद ही ऑब्जेक्ट नहीं बल्कि एक प्रीपोजिशन के बाद यूज किया जाने वाला नाउन या प्रोनाउन अपने आप में एक ऑब्जेक्ट होता है। तो इस बात को यहां पर ध्यान रखते हुए चलेंगे। तो ये तो नॉमिनेटिव केस हो गया, ये आपका पजेसिव केस ऑफ एडजेक्टिव हो गया जिसका यूज बिना नाउन के कभी नहीं होता, जिसे डिटरमिनर भी कहा जाता है। और ये पजेसिव केस ऑफ प्रोनाउन है, और पजेसिव केस ऑफ प्रोनाउन का यूज आप तब करते हैं जब किसी चीज पर अपना पजेशन शो करते हैं। इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपको मैं पहले भी बता चुका हूं कि प्रीपोजिशन को एक ऑब्जेक्ट की डिमांड होती है। तो अगर प्रीपोजिशन को एक ऑब्जेक्ट की डिमांड होती है तो इनमें से हम उसी प्रॉपर्टी को उठाएंगे जिसमें ऑब्जेक्ट की डिमांड होगी। तो बेटा ऑब्जेक्ट होगा जिनमें से, तो हम इसमें से किसको यूज करेंगे, मी को यूज करेंगे। यहां पर इस तरीके का क्वेश्चन आपका एयरफोर्स में आएगा और उसके लिए आप सतर्क रहिएगा। फिर आप सोचोगे कि ये तो प्रोनाउन का क्वेश्चन है, प्रीपोजिशन से कैसे रिलेट हो गया। तो बेटा आप समझदार हैं, आपको पता है कि प्रीपोजिशन के बाद एक ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है। अब हम चलते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ। वीडियो पॉज करके नोट करते चलिएगा, समझते चलिएगा, लिखते चलिएगा। और हाँ, इसकी पीडीएफ आपको इसके नीचे मिल जाएगी प्रैक्टिस करने के लिए। पीडीएफ 2 वीडियो के बाद ही मिल पाएगी, पहले वीडियो के बाद, क्योंकि प्रीपोजिशन मैंने पहले ही बोल दिया। आप जहां भी जाते होगे आपको प्रीपोजिशन बहुत हवा बता दिया जाता है, बहुत बड़ा है, ये है, वो है। तो इसीलिए मैं जो पीडीएफ आपको मिलेगी वो दूसरे वीडियो के बाद आपको उपलब्ध होगी, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कर सकेंगे। आते हैं मुद्दे पर। तो यहां नतीजा निकला प्रीपोजिशन को एक ऑब्जेक्ट की डिमांड होती है। तो बेटा जरा सोचो, वीडियो को पॉज कर दो 10 सेकंड के लिए, सोचो कि ऑब्जेक्ट के स्थान पर कौन लिखा जाता है। जी हाँ, बहुत सही जवाब आया, और वो हुआ आपका नाउन और या फिर प्रोनाउन, या कोई ऐसा जो नाउन प्रोनाउन के समकक्ष वैल्यू रखता हो। नतीजा, प्रीपोजिशन के बाद एक नाउन अथवा प्रोनाउन का आमतौर पर यूज हो जाना चाहिए, अन्यथा वो क्वेश्चन गलत होने की संभावना है। फिर आपको लगेगा सर आप वो तीसरे क्वेश्चन में प्रैक्टिकली पलट कर देख लीजिए। आप वीडियो को पॉज करिए, रिवर्स करिए और देखिए मैंने एक क्वेश्चन ऐसा लिखा था, 2 क्वेश्चन जिनमें प्रीपोजिशन को बाद में मैंने नोट कर दिया था। उसके पीछे की कहानी है, मैं चर्चा करूंगा। अभी मैं आगे ले चलता हूं आपको दूसरे मुद्दे पर। दूसरा मुद्दा यह कहता है कि सपोज दैट प्रीपोजिशन के बाद अगर किसी वर्ब का इस्तेमाल कर दिया जाए तो आप क्या करोगे। उस वर्ब को आप नाउन फॉर्मेट में चेंज करोगे, और नाउन फॉर्मेट में चेंज करने के लिए उस वर्ब में आप आईएनजी लगाओगे। यहां से भी क्वेश्चन बनने की संभावनाएं ज्यादातर रहती हैं वर्ब से रिलेट करके। जैसे आई वॉज पनिश्ड फॉर स्पेस लेट, ये क्वेश्चन आ गया। बच्चा यहां पे एग्जामिनर ने आपको क्वेश्चन रख दिया, बोला बेटा इसमें क्या फिल करोगे। वीडियो पॉज करके देखना क्या फिल करोगे आप। कम, केम, कम्स एंड देन कमिंग। इस तरीके से आपके सामने पॉइंट आता है, इन 3 में 4 वर्ब में से किसको फिल करोगे। आपको पता है फॉर एक प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद एक ऑब्जेक्ट की डिमांड होती है। मेरे प्यारे बच्चों, कम, केम और कम्स ये वर्ब के फॉर्मेट है, जबकि कमिंग ये भी वर्ब है, वर्ब से ओरिजिन हुआ है, लेकिन ये जिरंड हो सकता है। जिरंड की वैल्यू एक नाउन के बराबर होती है। प्रीपोजिशन के बाद एक नाउन आना चाहिए, इसलिए हम इनमें से एक ऐसी वर्ब चुन लेंगे जो वर्ब होने के साथ साथ नाउन भी हो। तो इसमें से कमिंग ऐसी वर्ब है जो वर्ब होने के साथ साथ एक नाउन का काम करेगी, इसका आप यहां इस्तेमाल कर दोगे। अगला क्वेश्चन जैसे कह दिया जाए सी was fined for late।
अब यहां पे आ गया बी, बीइंग, बीइंग। इन तीन वर्ड में से एक सेलेक्ट करना है। यहां फाइंड मतलब फाइंड वाला नहीं है, वो फाइंड होता है फाइंड, फाउंड, फाउंड, जिसका मतलब होता है किसी चीज को अचानक या रास्ते चलते कोई चीज मिल जाए। यहां पे ये वाला फाइंड नहीं, यहां पे फाइंड मतलब आपका जो जुर्माना लगाया जाता है उस पर है। तो मैं कहता हूं सी वॉज फाइंड फॉर स्पेस लेट। मेरे बच्चों यहां पर आपको पता है कि क्या सिलेक्ट होगा, बिल्कुल सही जवाब आया बच्चों। यहां पर हमें बीइंग का सिलेक्ट करना होगा, सिलेक्शन करना होगा, क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद अगर वर्ब आएगी तो उसे जीरंड फॉर्मेट में इसलिए बदलना पड़ेगा क्योंकि प्रीपोजिशन को आमतौर पर एक ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आपका बनेगा, इसके लिए आप थोड़ा तैयार रहिएगा पेपर में। अगले पॉइंट की तरफ हम लोग मूव करते हैं और अगला पॉइंट देखते हैं वो क्या है। और अगला पॉइंट ये कहता है कि प्रीपोजिशन के बाद आमतौर पर किसी भी एडवर्ब का इस्तेमाल नहीं करते। कान ऐसे पकड़ो या ऐसे पकड़ो। मेरे कहने का मतलब ये है कि प्रीपोजिशन के बाद किसी भी एडवर्ब का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। यहां से भी अक्सर क्वेश्चन बन जाता है। दो क्वेश्चन दिखाऊंगा। एक क्वेश्चन लिखा है आई वेंट टू होम, दूसरा लिखा है आई वेंट टू हिज होम। अब इस क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन गलत है और दूसरा क्वेश्चन सही है। पहला क्वेश्चन इसलिए गलत है क्योंकि होम यहां पर एडवर्ब है, और दूसरे क्वेश्चन में इसलिए सही है क्योंकि होम आपका नाउन है। अब आप सोचोगे सर ये तो बड़ी दादागिरी है भाई, आपने बोल दिया तो ये नाउन हो गया, और ये सॉरी इसको आपने एडवर्ब बोल दिया, इसको आपने एडजेक्टिव बोल दिया, हम कैसे पता करें। मेरे बच्चों आपको देखना होगा ये क्या लिखा हुआ है, हिज। वेरी गुड। इसे हम पजेसिव केज ऑफ एडजेक्टिव कहते हैं। और प्यारे बच्चों पजेसिव केज ऑफ एडजेक्टिव सेंटेंस में बिना नाउन के कभी आ ही नहीं सकता। इसका मतलब है कि नो डाउट यहाँ पे नाउन होम का यूज है, जो नाउन हुआ है, और अगर नाउन हुआ है तो ये टू यहाँ पे लगेगा, और अगर ये एडवर्ब है तो यहाँ पे टू का यूज नहीं किया जाएगा। आप अब ढूंढिएगा, आपको लगेगा अरे सर हमने तो बहुत बार पढ़ा है आई वेंट टू होम, कभी नहीं पढ़ा होगा। एक बार फिर से देखिएगा, किसी भी कॉपी में आपको इस तरीके से किताब में लिखा हुआ नहीं मिलेगा। अगले पॉइंट की तरफ ले चलता हूं। दूसरा क्वेश्चन है जैसे ही एंड आई वेंट टू अब्रॉड लास्ट मंथ। ये क्वेश्चन यहां पे आपके सामने आता है कि ही एंड आई वेंट टू अब्रॉड। मेरे बच्चों यहां पर अब्रॉड लिखा हुआ है। अब्रॉड अपने आप में एक एडवर्ब है, और अगर ये एडवर्ब है तो इसके साथ किसी भी प्रकार के प्रीपोजिशन का इस्तेमाल नहीं करना होगा। ये करना गलत हो जाएगा। अब आपको लगेगा सर कुछ ऐसा बता दीजिए कि हमें एडवर्ब की पहचान हो जाए। तो वेरी गुड, एडवर्ब का कोई हार्ड एंड फास्ट रूल तो नहीं है, लेकिन मैं आपको इतना बता देता हूं कि आपका काम चल जाएगा। इसके लिए आपको हमारा एडवर्ब वाला वीडियो देखना पड़ेगा। फिलहाल मैं आपको बता देता हूं कि अगर किसी वर्ड पे आपको डाउट है कि वो एडवर्ब है कि नहीं, उस वर्ड को हटा करके व्हेन लगा के क्वेश्चन बना देना। अगर आंसर में वो वर्ड निकल आए तो एडवर्ब हो सकता है। अगर आप यहां पे किसी वर्ड पे डाउट हो रहा है और हाउ लगा करके उस वर्ड को हटा के हाउ लगा देना और उस वर्ड को आइडेंटिफाई करना, अगर वो वर्ड निकल आए तो समझ लेना वो एडवर्ब है, अन्यथा वो एडवर्ब नहीं है। इसके बाद अगर किसी वर्ड पे आपको डाउट है, आप वेयर लगा करके उस वर्ड को हटा करके चेक कर लेना, उस वर्ड को हटाना, वेयर को लगाना, क्वेश्चन बनाना। अगर वो वर्ड आंसर में आ जाए तो समझ लेना वो एडवर्ब है, अन्यथा वो एडवर्ब नहीं है। तो व्हेन, हाउ और वेयर, इन तीन शब्दों से आपका काफी काम चल जाएगा। बाकी डिटेल के लिए जैसा कि मैंने कहा कि हमारा अगला वीडियो जो कि एडवर्ब पे है वो वीडियो आपको देखना पड़ेगा। तो आते हैं हम लोग, ले चलता हूं मैं आपको अगले मुद्दे पर। यानी नतीजा ये निकला कि यहां पर एडवर्ब के पहले किसी प्रीपोजिशन का इस्तेमाल नहीं करना। एक एग्जाम्पल दिखाता हूं, बड़ा कमाल का है। इट ये लिखा है इट रेन्स लाइक कैट्स एंड डॉग्स। अब ये क्वेश्चन एक तरीके से गलत है। आपको कई बार कुछ किताबें हैं जो मार्केट में आजकल बहुत ज्यादा प्रचलित हैं, तो उन किताबों में चीजों को रटाने की कोशिश की गई है। उनमें कहा गया है कि कैट्स एंड डॉग्स के साथ लाइक स्लैंग होता है। स्लैंग दैट मीन्स कि सुपरफ्लस होता है, मतलब अनावश्यक यूज होता है। बहुत बड़े बड़े जो राइटर्स हैं, मैंने उनकी किताबों को पढ़ा है, उन लोगों ने ये चीजें ऐसे लिख दी हुई हैं। बेटा एक्चुअल में इसके पीछे एक वजह होती है जो मैंने गेस किया।
एक्चुअल में लाइक क्या होता है, लाइक और अनलाइक। जैसे लाइक अगर हम लोगों से पूछा जाए तो हम लोग तो यूपी के बंदे और इधर कानपुर फतेहपुर वाले, तो उनको लाइक का मतलब प्यार नजर आता है, पसंद करना। लेकिन लाइक मतलब पसंद करना तो होता है, नो डाउट, लेकिन बच्चों लाइक का मतलब के जैसा भी होता है। इंटरमीडिएट में आपने फिगर ऑफ स्पीच पढ़े होंगे और फिगर ऑफ स्पीच में आपने सिमिली पढ़ा होगा। सिमिली के अंदर आपको बताया गया होगा कि एज, लाइक, सो आर यूज्ड फॉर कंपैरिजन। कंपेयर करने के लिए एज, लाइक, सो जैसे शब्दों का सिमिली के अंदर प्रयोग होता है। तो मेरे बच्चों इसका यह मतलब हुआ कि लाइक यहां पर के जैसा नहीं है, लाइक मतलब पसंद करने से नहीं है, लाइक मतलब के जैसे से है। क्योंकि आप बारिश की तुलना कराई गई है कि बारिश मानो ऐसे, जैसे कैट्स एंड डॉग्स एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है मूसलाधार बारिश। तो यहां पे लाइक का यूज इसलिए गलत हो जाएगा क्योंकि कैट्स एंड डॉग्स एक एडवर्ब है। अब आपको डाउट होगा, चेक कर लीजिए। पानी मूसलाधार बरसा था, कैसा बरसा था, मूसलाधार। अब देख सकते हैं हाउ मीन्स कैसा होता है, तो कैसा से निकला मूसलाधार बारिश, यानी ये एडवर्ब हुआ। इसका मतलब है कि यहां पर लाइक का यूज गलत हो जाएगा। लाइक एक प्रीपोजिशन भी होता है, जैसे बट है, बट आपको जनरली तौर पे लगता है कंजक्शन है, लेकिन बट प्रीपोजिशन का भी काम करता है। प्रोनाउन वाले चैप्टर के अंदर आपको किसी टीचर ने जरूर बताया होगा कि बट से अगर दो सब्जेक्ट जुड़े हुए हैं, बट से अगर दो सब्जेक्ट जुड़े हैं तो बट के बाद जो प्रोनाउन लिखा जाएगा वो ऑब्जेक्टिव केस में लिखा जाएगा। बट, बिसाइड, लाइक जैसे शब्दों को वहां पे यूज किया गया था। तो तैयार रहिएगा इसको लेकर के, ये एक गलत तरीका होता है चीजों को। जैसे हम लोग कहते हैं अंग्रेजी बहुत बहुत ही हवा है, बहुत एक्सेप्शन है, ऐसा कुछ नहीं है, टेक्निकल है। समझने की कोशिश करिए आप इसको, कभी हम समझने की कोशिश नहीं करते और कंपटीशन लेवल में इसीलिए हम लोग सबसे ज्यादा गच्चा यहीं पर खा जाते हैं। आगे आता हूं मैं, बिना समय को गंवाए हुए आगे ले चलता हूं। तो यहां पर एडवर्ब से रिलेटेड मैंने प्रीपोजिशन से रिलेटेड 3 पॉइंट रखे। लास्ट में मैंने एडवर्ब से रिलेटेड कॉन्सेप्ट को समझाने की कोशिश की। मैंने कहा एडवर्ब को फाइंड आउट करने के ये 3 इंडिकेटर्स हैं। एडवर्ब के पहले किसी भी जनरली प्रीपोजिशन का यूज हम नहीं करते हैं। यहाँ पे दूसरा पॉइंट मैंने बताया कि प्रीपोजिशन के बाद अगर कोई वर्ब आएगी तो जीरेंड आएगी, इसलिए क्योंकि प्रीपोजिशन को हमेशा डिमांड होती है एक ऑब्जेक्ट की, और ऑब्जेक्ट का जो लाइसेंस है दो ही लोगों के पास है, नाउन अथवा प्रोनाउन के पास। जीरेंड की वैल्यू एक वर्ब से उत्पन्न होने के बाद एक नाउन की तरह होती है, इसलिए हम जीरेंड का यूज करें। ये 3 पॉइंट यहाँ पे थोड़ा सा वेल फोकस्ड होना होगा, आपको इसके लिए तैयार होना होगा। आगे चलते हैं हम लोग, आगे देखते हैं। मैंने जो भी एक पॉइंट रखा था कि प्रीपोजिशन को सेंटेंस के लास्ट में यूज करने की प्रक्रिया बता दी, जिसमें मैंने प्रीपोजिशन का कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं रखा था। एक्चुअल में होता क्या है कि जैसे सी बॉट a house to live in, ये क्वेश्चन लिखा गया। सी बॉट अ हाउस टू लिव, उसने एक इमारत खरीदी रहने के लिए। तो बेटा हमेशा ध्यान रखना, किसी भी वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में एक नाउन आया हो, किसी भी वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में एक नाउन आया हो और उसकी विशेषता के लिए किसी इन्फिनिटिव का यूज किया गया हो, इन्फिनिटिव को यहां एज एन एडजेक्टिव प्रयोग किया गया, तो इस प्रीपोजिशन के बाद, सॉरी, इस इन्फिनिटिव के बाद प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाएगा और उस प्रीपोजिशन का संबंध उस वर्ब के ऑब्जेक्ट से रखा जाएगा। आप ये समझ लीजिए कि हाउस को इधर रख दिया जाए, एक पल के लिए सोचो, सी बॉट टू लिव इन ए हाउस। तो जब भी कभी ऐसा कोई सेंटेंस आ जाए, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट आ जाए, जब ऐसा क्वेश्चन आता है, तौबा तौबा बड़ी दिक्कत होती है, बच्चा सॉल्व नहीं कर पाता है। प्रैक्टिकली देखिए बड़ा टफ क्वेश्चन होता है अगर इसको लास्ट में रख दिया जाए। तो ये प्रीपोजिशन जब भी सिलेक्ट किया जाएगा हमेशा इस वाली वर्ब के ऑब्जेक्ट के और ये इन्फिनिटिव से रिलेट करके चुना जाएगा। जैसे अगर मेरा आपको एग्जांपल याद हो तो मैंने क्वेश्चन लिखा था कि आई वॉन्ट अ पेन टू राइट विथ। अब इस क्वेश्चन में देखा जाए तो वॉन्ट का ऑब्जेक्ट है पेन, और पेन किस लिए चाहिए था आपको, लिखने के लिए चाहिए था। ये पेन के बारे में एज एन एडजेक्टिव काम कर रहा है इन्फिनिटिव तुम्हारा ये। अब इसका मतलब ये हुआ कि जो विद प्रीपोजिशन है वो किसके लिए आया, पेन के लिए। तो यहां पर पेन से पहले
विद का प्रयोग होगा, लेकिन इसलिए कि एडजेक्टिव इंफिनिटिव एडजेक्टिव का काम कर रहा है, इसलिए कि इंफिनिटिव एडजेक्टिव का काम कर रहा है, अतः वो प्रीपोजिशन सबसे आखिर में लिख दिया जाएगा। तो इस चीज को आप थोड़ा सा तैयार रखिएगा। हालांकि एयरफोर्स लेवल में इस तरह के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, इस तरह के क्वेश्चन एसएससी, सीजीएल या बैंकिंग लेवल में पूछे जाते हैं। तो आगे मैं ले चलता हूं आपको अगले मुद्दे पर। तो ये जो पॉइंट था, जिस पॉइंट में मैंने आपको समझाने की कोशिश की कि अगर वर्ब का ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के एडजेक्टिव के तौर पर एक इन्फिनिटिव का प्रयोग किया जाए तो उस ऑब्जेक्ट और उस इन्फिनिटिव से रिलेटेड प्रीपोजिशन हमेशा अंत में लिखा जाता है। इस वीडियो को यहीं पॉज कर लेना, एक बार रिवर्स कर लेना और सुनना, तो मेरी लैंग्वेज आपकी समझ में आ जाएगी। प्रैक्टिकल आपके सामने है। एक क्वेश्चन मैंने लिखा था, क्वेश्चन था व्हाट इज, वहां मुंबई लिखा था मैंने, What is कानपुर फेमस फॉर। अब ये क्वेश्चन आ गया, इसमें फॉर अंत में लिखा गया, प्रीपोजिशन अंत में लिखा गया। अब आपके सामने क्वेश्चन उठा कि सर जी ना तो इसमें कोई इंफिनिटिव है और ना ही कोई ऑब्जेक्ट है, तो अब इसमें कौन सा लॉजिक लग गया। मेरे प्यारे बच्चों, अगर प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट कोई इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है तो उस प्रीपोजिशन को हम सबसे आखिर में लिखते हैं। समझ गए आप? ये फॉर आया है व्हाट के लिए, अंत में यूज किया गया है। एक छोटा सा जमीनी एग्जांपल आपको समझाता हूं, उम्मीद है वो एग्जांपल आपकी समझ में आ जाएगा। जैसे कि एक क्वेश्चन अगर आपको दे दिया जाए, हु टीचेस यू इंग्लिश। सपोज दैट आपसे मैंने पूछा आपको इंग्लिश कौन पढ़ाता है। मेरे प्यारे बच्चों, आपको पता होगा ये वर्ब है तो ये ऑब्जेक्ट होगा और ये भी ऑब्जेक्ट होगा। आमतौर पे पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लिखा जाता है, बाद में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लिखा जाता है। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बट ऐसा जनरल तौर पे किया जाता है। सॉरी, अगर इस क्वेश्चन को पैसिव वॉइस में चेंज करना हो तो हमें पता है कि पैसिव वॉइस के अंदर हमें ऑब्जेक्ट को पहले लाना होता है, सो हम यू को पहले ले आएंगे। इसके बाद में हमें वर्ब को लाना होता है जो कि टीचर्स लिखा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, और प्रेजेंट इंडेफिनिट के पैसिव वॉइस में आप इज एंड आर को बतौर हेल्पिंग वर्ब यूज करते हो। आपको पता है कि यू के साथ में हमें आर लिखना होगा। इसके बाद हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी टॉट लिखनी होगी, यू आर टॉट। अब आपके पास बचा इंग्लिश, आपको इंग्लिश लिखना होगा। और इसके बाद आपको पता है कि पैसिव वॉइस में सबसे बाद में बाई सब्जेक्ट लिखा जाता है। यहां पर बाई लिख दीजिए, सब्जेक्ट के नाम पे आपके पास ठेंगा है, सो आप यहां से वापस लौट आइए और यहां पे हु लिख दीजिए, यहां थोड़ा सा पहले। अब जब बहुत सारे लोग इसको देखेंगे तो उनको लगेगा सर ये क्वेश्चन गलत है। बिल्कुल गलत है, ये मैं भी एक्सेप्ट करता हूं। अगर इसे सही करना है तो सही करने के लिए, चूंकि इंटेरोगेटिव लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा है, तो इंटेरोगेटिव में जो ऑक्सिलरी वर्ब होती है, असिस्टेंट वर्ब होती है, जो हेल्पिंग वर्ब होती है, वो सेंटेंस में पहले लिखी जाती है सब्जेक्ट के। इसका मतलब है कि हम इसको ऐसे लिखेंगे, यू को इधर लिख देंगे और आर को इधर लिख देंगे। हु आर यू टॉट इंग्लिश बाय। अब बहुत सारे बच्चों, 90% बच्चों ने ये क्वेश्चन नहीं पढ़ा है, उनको लगेगा ये गलत है। लेकिन चलो कोई बात नहीं, मेरी बात को साबित करने का मेरे पास बहुत सारे तरीके हैं। आप क्या करिए, अपनी लूसेंट की किताब उठाइएगा और चेक करिएगा, 2 तरीके से इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व किया गया है। एक तरीका उनमें से ये, और दूसरा तरीका जो आप लोग रटे बैठे हो, बाई होम वाला तरीका। होता क्या है, अब ये बाई होम कैसे होता है, जब इस बात को देख लेते हैं। एक्चुअल में क्या होता है कि आपने सपोज दैट यू को ऑब्जेक्ट कंसीडर किया, सो आपने लिख दिया। इसके बाद तुम्हें आर पहले लिखना होगा, चूंकि साइक्रिया पहले लिखी जाती है। टीच का थर्ड फॉर्म टॉट होता है, सो आप यहां पे टॉट लिख दिए। इसके बाद आपका इंग्लिश एक्स्ट्रा वर्ड में आता है, एक्स्ट्रा ऑब्जेक्ट में आता है, इसको आपने लिख दिया यहाँ पे। इसके बाद बेटा देखिए, यू आप लिख चुके, इंग्लिश आप लिख चुके, टॉट आप लिख चुके, आर आपने अपनी तरफ से लगा दिए। लॉकडाउन में चलते हुए आपने डिस्काउंट छोड़ दिया कि भाई चलो दुकान का सामान बिक जाए, तो आपने क्या किया, यहां पर इंग्लिश को एक्स्ट्रा वर्ड जो था इसको भी नोट कर दिया और आपने यहां पे लिख दिया क्वेश्चन मार्क। देखो ऐसी कौन सी चीज है जो अभी क्वेश्चन में नहीं लिखी गई, जो ऊपर क्वेश्चन में थी लेकिन सॉल्यूशन में नहीं लिखी गई, वो है हु। आप कभी भी प्रोनाउन को अच्छे से पढ़िएगा, हु, हुम और हुज। इसके 3 फॉर्मेट होते हैं। हु एक नॉमिनेटिव केस ऑफ प्रोनाउन भी होता है, यानी अगर हम बाई का यूज सब्जेक्ट के पहले करेंगे बाई, तो यहां पे हु ना लिख के हमें हुम लिखना होगा। अब ये होम क्यों लिखा जाता है ये आपको पता होना चाहिए कि बाई एक प्रीपोजिशन होता है, और प्रीपोजिशन के बाद जब भी कोई प्रोनाउन या नाउन लिखा जाएगा, वो नाउन या प्रोनाउन
हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में ही लिखा जाएगा। तो आप इसे हु आर यू टॉट इंग्लिश बाय भी लिख सकते हो। ये बाय हु से रिलेटेड है और आपको बहुत प्यार है, बहुत लगाव है, तो आप बाय को इधर ले आइए, लेकिन तब ये हुम में चेंज हो जाएगा। तो नतीजा ये निकला कि अगर किसी प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट एक इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है तो उस प्रीपोजिशन का प्रयोग सेंटेंस के लास्ट में किया जाता है। यदि किसी प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट कोई नाउन है लेकिन उस नाउन का एडजेक्टिव कोई इंफिनिटिव है तो प्रीपोजिशन आखिर में लिखा जाता है। सपोज दैट मैं इस समय लाइव क्लास या मैं वीडियो ऑनलाइन बना रहा हूं और मुझे कोई चीज कम हो जाए या मेरे पास कोई चीज कम पड़ जाए तो मैं अपनी टेक्निकल टीम से कहता हूं कि वो कहां रखा है, तो लड़के क्या बोलेंगे, हियर इज द बुक यू आर लुकिंग फॉर। सर ये रही वो किताब जो आप तलाश रहे थे। आपने देखा फॉर यहां प्रीपोजिशन है जो सबसे आखिर में लिख दिया गया। ये क्यों लिख दिया गया, इसके पीछे ना तो यहां पे पहला कॉन्सेप्ट है कि इंफिनिटिव एडजेक्टिव का काम करे और नाउन एक ऑब्जेक्ट का काम करे, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे। दूसरा कोई इंटेरोगेटिव प्रोनाउन भी नहीं आया। तीसरा एक्चुअल में यहाँ पे क्या है, हियर इज द बुक, सॉरी ये हियर इज द बुक लिखा है, हियर इज द बुक यू आर लुकिंग फॉर। मेरे बच्चों यहाँ पे हियर इज द बुक और यू आर लुकिंग फॉर ये दो क्लॉज है आपस में। यहाँ पे विच का प्रयोग होना चाहिए था जो कि गायब किया जा चुका है, यहां से वैनिश किया गया है, हटा दिया गया है। कई बार हम रिलेटिव प्रोनाउन को हटा देते हैं तो सॉरी यहां से हमने विच को हटा दिया है। तीसरा कॉन्सेप्ट ये कहता है कि यदि प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट कोई रिलेटिव प्रोनाउन है जिसे वहां से ओमिट कर दिया गया है, गायब कर दिया गया है, तो भी उस रिलेटिव प्रोनाउन के लिए प्रीपोजिशन का यूज सबसे आखिर में किया जाएगा। तो यह था प्रीपोजिशन के बारे में जानकारी कि प्रीपोजिशन हमें कहां रखना है और कैसे रखना है। अब यहां पे दूसरा पॉइंट आता है, जो आगे का पॉइंट आता है जो बेहद इंपॉर्टेंट है, उस पर चर्चा करते हैं। होता क्या है, होता यह कि जैसे कई बार आपके सामने क्वेश्चन आ गया, ही टोल्ड टू मी दैट इट वॉज संडे। ये एग्जाम्पल आपके सामने हमने रख दिया। एक्चुअल में इस क्वेश्चन को अगर फाइंड आउट किया जाए, कई बार एयरफोर्स में, नेवी में इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है इस तरीके से, इसे कहते हैं कॉमन एरर का क्वेश्चन, फाइंड आउट द एरर पार्ट ऑफ द सेंटेंस। इसके ए पार्ट में मिस्टेक है, टोल्ड के बाद टू का यूज नहीं होगा। ये तो सबने पढ़ा है, किताबों में लिखा भी है, रटाया भी गया है, किताबों में टीचर भी रटा देते हैं। तो बेटा टोल्ड के साथ टू क्यों नहीं आता? जो अगला मुद्दा निकलता है वो ये निकलता है कि टोल्ड एक टीवी है। टीवी बोले तो ट्रांजिटिव वर्ब, वर्ब के यूज के आधार पर जो वर्ब अपने ऑब्जेक्ट के बिना या बिना ऑब्जेक्ट के अपने सेंस को पूरा नहीं कर पाती उस वर्ब को हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब को हिंदी में सकर्मक क्रिया कहा जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, सकर्मक क्रिया वो क्रियाएं होती हैं जिनको सेंस पूरा करने के लिए एक ऑब्जेक्ट की डिमांड होती है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, टोल्ड यहां पर ट्रांजिटिव वर्ब है, इसी वजह से यहां पर किसी भी प्रकार के प्रीपोजिशन का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। अब सबसे बड़ी चुनौती ये फंसती है कि कैसे हम इन ट्रांजिटिव वर्ब को लर्न करें और कैसे रिलेट करें। छोटी सी कहानी सुनाता हूं आपके साथ में। देखो बेटा, अगर आप मेरी क्लास ज्वाइन करते हो तो मैं एक बात को एश्योर करता हूं कि इसमें आपको बेनिफिट मिलेगा। हमारा जो स्टडी मटेरियल है वो कॉम्प्राइज करता है, ये COMPRISE लिखा है, इसको तिरछा कर देता हूं ताकि आप सबको समझ आ जाए। वीडियो पॉज करके बाद में नोट कर लेना बेटा। इसको ज्वाइन करता हूं, अगर आप मेरी एकेडमी ज्वाइन करते हो, मेरी क्लास ज्वाइन करते हो, मैं एक बात को एश्योर करता हूं, आश्वस्त करता हूं कि आपको बेनिफिट होगा। हमारा जो कंटेंट है, जो हमारा स्टडी मटेरियल है, वो कॉम्प्राइज करता है अच्छी चीजों को, और हम ऐसे नहीं पढ़ाते, हम बच्चों को एम्फसाइज करते हैं, दबाव बनाते हैं, उन पर स्ट्रेस डालते हैं, उनको अपनी बात मानने पर मजबूर करते हैं कि आप बात मानो हमारी। टाइट रखते हैं बच्चों को, अनुशासन में रखते हैं कि आप हमारी बात मानो, अगर बेनिफिट उठाना है तो जो बदमाश बच्चे होते हैं, सर जी हमारा क्या बेनिफिट होगा, तो हमने बताया बेटा इस कलयुग में, ये मध्य कलयुग चल रहा है, शादी होना बड़ा मुश्किल खेल है। अगर आप मेहनत करोगे तो आपकी शादी बड़ी जल्दी हो जाएगी।
वाह, मुस्कान देखो चेहरे की, वाह जाइए, मजा आ गया, मतलब की बात हो गई ना। अच्छा, क्या हुआ कि ज्वाइन इंश्योर करता हूं, बेनिफिट मिलेगा, कॉम्प्राइज करते हैं, एम्फसाइज करते हैं, स्ट्रेस डालते हैं, ओबे करोगे तो शादी हो जाएगी। और दूसरी बात, कहीं भी किसी भी फील्ड में जाओगे बस ऑर्डर करोगे, किसी का ऑर्डर सुनना नहीं पड़ेगा आपको। आप जिस फील्ड में ट्राई करोगे उस फील्ड में आप सक्सीड हो जाओगे। तो बेटा ये कुछ ट्रांजिटिव 3 कहानियां हैं, आगे देखो जी और क्या होता है, आगे और मजा आने वाला है। इस तरीके के कोई भी सेंटेंस आपके सामने, इस तरह के कोई भी वर्ब मिल जाए एक्टिव वॉइस के अंदर, उसके साथ किसी भी प्रकार के प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करना गलत होता है। जैसे कि सी मैरिड, हर ब्रदर। अब इस क्वेश्चन को अगर आइडेंटिफाई किया जाए, इस क्वेश्चन को अगर आइडेंटिफाई किया जाए तो देखा जाएगा ये मैरिड लिखा हुआ है। और मेरे बच्चों, मैरिड के साथ किसी भी प्रीपोजिशन का यूज नहीं होता क्योंकि एक ट्रांजिटिव वर्ब है। तो अब आपके दिमाग में क्वेश्चन मार्क आ गया, कई लोगों के चेहरे मुंह खुले को खुले रहेगा, उत्तर की अब क्या होगा, हमने तो मैरिड टू मैरिड विद लगाया था, वो सही था लेकिन वो पैसिव वॉइस के अंदर था, दैट वाज नॉट इन एक्टिव वॉइस, वो एक्टिव वॉइस में नहीं था। अब ये क्वेश्चन, चूंकि मैरिड एक तरह की ट्रांजिटिव वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब किसी भी प्रकार के प्रीपोजिशन को सपोर्ट नहीं करती। वजह बता देता हूं, ट्रांजिटिव वर्ब वही वर्ब होती है जिसके पास अपना खुद का ऑब्जेक्ट हो। प्रीपोजिशन वो वर्ड होता है जिसे एक ऑब्जेक्ट की डिमांड होती है। अगर आपने यहां प्रीपोजिशन रख दिया, ट्रांजिटिव वर्ब यहां हो गई, तो ट्रांजिटिव वर्ब को भी ऑब्जेक्ट चाहिए और तुम्हारे प्रीपोजिशन को ऑब्जेक्ट चाहिए। अब ऑब्जेक्ट एक है, बवाल हो जाएगा। किसी ना किसी को, आंख एक पुरानी पिक्चर है, गोविंदा और चंकी पांडे पर फिल्म आई हुई थी, उसमें इनके जो बाप और अंकल होते हैं वो एक महिला को वो करने के लिए, इंप्रेस करने के लिए बोलते हैं हम में से किसी को तो त्याग करना पड़ेगा। तो इस तरीके का क्या है कि इनमें से किसी एक को त्याग करना पड़ेगा, इसलिए इस तरह का प्रीपोजिशन यहां इस्तेमाल नहीं होता। जैसे दूसरा क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूं, वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लीजिएगा। अगली कहानी अभी 2 कहानी है, एक डोकलाम हमले वाली है और दूसरी आपकी कहानी है प्यार मोहब्बत और इश्क वाली। चेहरे मत खिले, पढ़ाई पर थोड़ा फोकस करो, बर्बाद है अली। अगला क्वेश्चन आता है, एग्जाम्पल दिखाते हैं। दूसरा एग्जाम्पल क्या आता है बेटा, जैसे कि दूसरे एग्जाम्पल को अगर मैंने नोट किया कि आई टुक हर टू द होटल and ordered for a black coffee। ये क्वेश्चन आ गया, I took her to the hotel and ordered for a black coffee। बच्चा यहां पे ordered के साथ आपने क्या लगा दिया, for लगा दिया, जो कि गलत है। इसलिए गलत है क्योंकि ऑर्डर एक ट्रांजिटिव वर्ब होती है, इसके साथ किसी भी प्रकार का प्रीपोजिशन इस्तेमाल नहीं होता। आपको ये लगेगा सर जी हम तो लगाते थे, तो आपके लगाने का तरीका क्या है बेटा, हम लोग इंग्लिश और हिंदी को हमेशा एक हे की नजर से देखते, कभी इन पे फोकस ही नहीं करते। इंटर तक जब पढ़ाई करें तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में लगे रहे, और जब आगे पहुंचे तो हमने अपना एकदम कोर्स डाइवर्ट कर दिया, एसएससी या किसी अन्य लेवल पे घुस गए। डिफेंस में तो मैथ का फिजिक्स का एडवांटेज मिल जाता है, लेकिन अगर एसएससी और बैंकिंग में गए तो ना तो मैथ्स काम आती है, ना तो फिजिक्स काम आती है आपकी, और ना ही आपकी बायोलॉजी या केमिस्ट्री काम आती है। साइंस के तौर पर 2 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, लेकिन अगर आपने एयरफोर्स की तरफ रुख किया तो सबसे पहले आपकी इंग्लिश, जिसमें आपको पास होना बहुत जरूरी होता है, तो इसको पहले से फोकस करो। जो छोटे भैया बहन बैठे हों उनको बोलो कि अंग्रेजी पे फोकस करें, उनकी इंग्लिश पे फोकस करवाओ, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन डेवलप करो, किताबें पढ़वाओ ज्यादा से ज्यादा। आगे आता हूं, तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपको ध्यान देने होंगे कि ट्रांजिटिव वर्ब के साथ किसी भी प्रकार का प्रीपोजिशन इस्तेमाल नहीं होता। एक बार फिर से मैं चीजों को बैकअप ले लेता हूं, चीजों को एक बार फिर से मैं बता देता हूं जो मैंने आपको यहां समझाने की कोशिश की। समझाने की कोशिश मैंने कुछ ऐसे की थी, जैसा कि सबको पता होगा हम लोग प्रीपोजिशन पे चर्चा कर रहे हैं। प्रीपोजिशन को हमेशा नीड होती है एक ऑब्जेक्ट की। प्रीपोजिशन के बाद आप नाउन लिखें या प्रोनाउन लिखें, और उस नाउन या प्रोनाउन को आपको ऑब्जेक्टिव केस में लिखना होगा। तीसरी बात, अगर आप किसी वर्ब का यूज प्रीपोजिशन के साथ करते हैं तो उस वर्ब में आपको आईएनजी का यूज करना होगा। चौथी बात, आपको यह बताया गया कि किसी भी एडवर्ब के पहले किसी भी प्रीपोजिशन का यूज ना करें। अगली बात, आपको यह बताया गया कि रिलेटिव प्रोनाउन के लिए
रिलेटिव प्रोनाउन के लिए, जब इन्फिनेटिव एडजेक्टिव का काम करे, और या फिर आपका इंटेरोगेटिव प्रोनाउन के लिए हमें प्रीपोजिशन को सेंटेंस के अंत में लिखना होता है। इसके बाद यहां पर इस महत्वपूर्ण अंश में हम लोगों ने बात की कि ट्रांजिटिव वर्ब के बाद और उसके ऑब्जेक्ट के पहले, ट्रांजिटिव वर्ब के बाद और उस ट्रांजिटिव वर्ब के पहले किसी भी प्रकार का प्रीपोजिशन इस्तेमाल नहीं होता। इस मुद्दे पर हम लोगों ने अभी तक टोटल बात करी। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।